सभी बच्चों से। मैं आज आपको हिंदी की रसोई जो मेरा चैनल है उसमें आज आपको आरोह पाठ 16 गद्यांश नमक के बारे में आपको कुछ बताना चाह रही हूँ। जिसके लेखक कौन है? जिसके लेखक हैं रजिया सज्जाद जहीर। ये इसके पाठ के लेखक हैं। लेखक का जन्म कब हुआ था? लेखक का जन्म 15 फरवरी सन 1917 अजमेर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी? इनकी प्रमुख रचनाएं थी जर्द गुलाब, ये उर्दू कहानी में इन्होंने लिखा हुआ था। और इनको सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी, उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय लेखिका संघ अवाई में इनको इक्यानवे पुरस्कार मिले हुए थे। और इनका निधन कब हुआ था? इनका निधन हुआ था 18 दिसंबर सन 1989 में इनका निधन हुआ था। अब मैं आपको नमक के बारे में समझाना चाह रही हूँ। ये उस समय की बात है जब हमारे भारत पाकिस्तान दोनों को विभाजित किया गया था। उस समय का यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। उन सिख बीवी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी। किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफेद बारीक मरमर का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। ये मैं क्या बताया बेटा? इसमें सिख बीवी का पूरा वर्णन किया है कि कैसी उनकी आंखें थी, कैसा उनका जिस्म था, कैसे शरीर की बनावट थी, कैसा वो दुपट्टा ओढ़े रहती थी। इस प्रकार से पूरा वर्णन किया है। अब जब सफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा, क्यों देखा मोहब्बत से? क्योंकि उनका चेहरा, उनका जिस्म, उनका शरीर, उनका पहनने ओढ़ने का तरीका सब कैसा लग रहा था? अपनी माँ की तरह दिखाई दे रहा था। इसलिए वो बार बार उनकी तरफ बड़े ध्यान से देख रही थी। जब सफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान है, कल ही सुबह लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफिया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया, जिंदा दिली की तस्वीर। कीर्तन होता रहा। वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रही। सफिया ने दो एक बार बीच में पूछा भी, माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक ही है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही तो है। फिर पंखों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं। बात आगे चल पड़ती है, मगर घूम फिरकर फिर उसी जगह पर आ जाती, सादा लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और सफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी, तब सफिया ने धीरे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहती हैं तो मुझे हुक्म दीजिए। वे दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली,
अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक ला दो। 15 दिन यूं ही गुजरे कि पता ही नहीं चला। जिम खाने की शामें, दोस्तों की मुंहों पर, भाइयों की खातिरदारियां, उनका बस न चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ ना कर दें। दोस्तों अजीजों की यह हालत की कोई कुछ लिए आ रहा है, कोई कुछ लिए आ रहा है, कहाँ रखें, कैसे पैक करें, क्यों कर ले जाएं, एक समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी बादाम कागज की एक पुड़िया की, जिसमें कोई से भर लाहौरी नमक था। सफिया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? वह हैरान होकर बोला, नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करेंगी? आप लोगों के हिस्से में तो बहुत सा नमक पहले ही आ चुका है। वे झुल्ला गई। मैं इससे बिक्री की बात नहीं करती, आया होगा। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया। माँ क्या, क्यों जिक्र था? वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। जरा नरमी से समझाने के अंदाज से बोला, देखिए बाजी, आपकी कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी आई तो आपके सामान की चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। कानून जो। वह बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी। भाई, यह तो आप बहुत ही गलत बात कर रही हैं। कानून? अरे फिर वही कानून कहे जा रहे हो। क्या सब कानून हुकूमत के लिए होती है? कुछ मोह पर आदमियत, इंसानियत नहीं होती? आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होती। हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, शायद भी नहीं होते। उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ कि वह ड्यूटी ना करें। एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का। शौक से देख ले, कोई सोना चांदी नहीं, स्मगल की हुई चीज नहीं, ब्लैक मार्केट का माल नहीं। क्या मैंने कोई ऐसा काम तो नहीं किया है? कोई मैं गलत काम नहीं कर रही हूँ। अब आपसे कौन बहस करे? अदीब ठहरी, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो जरूर ही घुमा होता है। आपको बताए देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगी, और बदनामी मुफ्त में हम सबकी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या न जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा जरूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात, तो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता है, ये दुनिया कुछ बेहतर की जगह हो जाती। भैया, मारे गुस्से के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले रोज 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था।
इसलिए उसे सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीजें धीरे धीरे सिस्टम, सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गई। सिर्फ 2 चीज रह गई। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे, एक दोस्त का तोहफा, संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल, माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक, और दूसरी थी वह नमक की पुड़िया। अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले ले और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दे। लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया है? हम अपने को सैयद कहते हैं, फिर वायदा करके जुटलाने के क्या मायने? जान देकर भी वायदा पूरा करना होगा, मगर कैसे? अच्छा, अगर इसे कीनू की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इतने कीनू के ढेर में भला कौन इसे देखेगा? और अगर देख लिया, नहीं भी, फलों की टोकरियां तो आते वक्त भी किसी ने नहीं देखी, जा रही थी। उधर से केले, इधर से कीनू, सभी ला रहे थे, ले जा रहे थे। यही ठीक है, फिर देखा जाए। उसने कीनू कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। एक बार झांक कर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपनी किसी प्यारे को कब्र में की गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर उकड़ू बैठी वह पुड़िया को पकती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिनमें शहजादा अपनी रान चीरकर हीरा छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब हो सकती थी, वरना वह अपना दिल चीरकर उसमें यह नमक छिपा लेती। उसने एक आह भरी, फिर वह कीनुओं को एक एक कर टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर, आसपास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े, फूट के पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेटकर दोहर ओढ़ ली। रात को तकरीबन 1:30 बजे थे। मार्च की सुहावनी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरखत सामने की दीवार पर पत्तियों के असक्त लहका रहा था। कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट दूर से घूम फिर कर फिर उसी जगह आ जाती। सड्डा लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ। प्रसाद हाथ में लिए उठने लगीं और सफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगीं। तब सफिया बेशुमार चाहने वाले, सीटी और फिर सन्नाटा। दोस्त थे, बाप की कब्र थी,
नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियां थीं जो उससे बड़ी मासूमियत से पूछते, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं जहाँ हम लोग नहीं आ सकते। उन सबके और सफिया के बीच में एक सरहद थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। कल वह लाहौर से चली जाएगी। हो सकता है साल भर बाद फिर आए। एक साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती थी और यह भी हो सकता था कि अब वह कभी नहीं आ सकी। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। फिर उसे एक सफेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए तो बहुत दिन हो गए। यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी है, हम यहाँ बस भी गए हैं, पर हमारा वतन तो लाहौर ही है। फिर देखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मोलसरी की खुशबू और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए दो इंसान सिर झुकाए चुपचाप उदास जैसे दो बेजान परछाइयां। तो तुम कल ही चली जाओगी? हाँ। कब? अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। अचानक उसकी आंखें खुल गई। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी धूप से एक पत्ती तोड़ी थी जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते हुए उसका केनुओं से लबालब भरी टोपी पर जा पड़ा था। रसीले ठंडे कीनू जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। सफिया फर्स्ट क्लास की वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए कीनू की टोकरी पर निगाहें जमाए यह सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में कीनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झिरझिरी सी आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहम्मद का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वह। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंड बैग में रख ली जिसमें उसका पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। ज्यादातर मेजें खाली हो चुकी थी। एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा हुआ था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, आंखों पर ऐनक। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने तो थे मगर उन पर कुछ जच नहीं रही थी। सफिया कुछ हिचकिचाकर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नजर भरकर उसकी ओर गौर से देखा और फरमाया। उनके लहजे ने सफिया की हिम्मत बढ़ा दी। आप कहाँ से आई हैं? आप कहाँ की रहने वाली हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर से गौर से देखा।
मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारी ही हैं, सड़क से मालूम होती हैं, अपने अजीबों से मिलने आई होंगी। जितना मैंने आपको पढ़ाया है नमक के बारे में, इतना आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आगे का कुछ जो गद्यांश बच गया मैं अगले पीरियड में आपको बताऊंगी, और आप इसको मेरे चैनल को देखना ना भूलें। क्यों? क्योंकि हम बहुत मुश्किल से बनाते हैं बेटा ये सब। आपको जहाँ समझ में नहीं आता है वो आप मेरे को क्लासरूम में लिखकर भेज सकते हैं कि आपको कौन सा लेसन समझना है। धन्यवाद।